एसिड अटैक्स। इंडिया में इस केस से पहले भी काफी सारे एसिड अटैक्स हो चुके हैं, बट इस चीज को तब ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था। एंड इस केस से पहले ज्यादातर केसेस में अटैकर को सजा भी नहीं मिल रही थी। एंड इसी वजह से ये एक ऐसा केस बनता है जहाँ पे एसिड अटैकर को थोड़ी सी बड़ी सजा मिलती है पिछले वाले केसेस के कंपैरिजन में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो खत्म होते होते आपको लगेगा कि इस हैवान के लिए ये सजा भी बहुत कम है। ओके, ये केस 2013 में प्रीति राठी के ऊपर हुए एसिड अटैक के बारे में है। शायद से आप सब इस केस के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि 2013 में इस केस को काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया था। और 2013 एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे टीवी ज़्यादा देखा जाता था, तो चांसेस है कि आपने इस केस के बारे में सुना होगा, बट आप भूल चुके होंगे। एंड मैं ये केस आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इंसान हर एक बुरी या अच्छी चीज़ से कुछ ना कुछ तो सीखते ही है, तो इस केस से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो अब इस केस के बारे में पूरा स्टार्टिंग से जानते हैं। लेट्स डाइव इन। 23 ईयर ओल्ड प्रीति राठी, जो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ दिल्ली नरेला में रहती थी। प्रीति काफ़ी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की थी। नॉर्मल सा डे था और प्रीति को एक लेटर आती है, जिसे खोल के पढ़ने के बाद उनके फैमिली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल प्रीति की इंडियन नेवी में एज ए नर्स सिलेक्शन हो गई थी। अब ये सुनते ही प्रीति के घर वाले खुशियां मना रहे थे और सबको कह रहे थे कि हमारी बेटी की जॉब लग गई, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बेटी की अगर जॉब लगे तो घर वाले खुश होंगे ही। तो वो नॉर्मली अपने आसपास के लोगों के साथ खुशियां शेयर कर रहे थे। एंड उस लेटर में ये भी लिखा था कि प्रीति को मुंबई जाना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए। तो अब प्रीति दिल्ली से मुंबई जाने वाली है अपने जॉब के लिए। और प्रीति के घर वाले थोड़े खुश भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि अब उन्हें अपने बेटी से दूर रहना पड़ेगा। तो अब प्रीति के फैमिली ने ट्रेन के टिकट वगैरह बुक किया हुआ था और उसका ट्रेन 1 मई 2013 को दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने वाली थी। तो अब प्रीति पहली बार मुंबई पे जा रही है, तो प्रीति के घर वाले अपने बेटी को ऐसे ही अकेले नहीं जाने दे सकते। तो प्रीति को मुंबई छोड़ने उसके साथ उसके पापा अमर सिंह राठी और उसके चाचा चाची भी आ जाते हैं। सारे पैसेंजर्स ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन 3:40 को हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से निकल जाती है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, मतलब काफ़ी पैसेंजर्स थे, बट उतने सारे लोगों में से एक आदमी प्रीति पे नज़र रख रहा था। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो बार बार प्रीति को घूर रहा था। रात भी हो चुकी है और ट्रेन अभी तक मुंबई नहीं पहुंची है। एंड अब वो आदमी बाथरूम जाने वाले रास्ते पे अकेला खड़ा हुआ है। अगला दिन यानी 2 मई 2013 सुबह 8 बजे के आसपास ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है और प्रीति और उसके फैमिली को यहीं पे उतरना था। प्रीति और उसके फैमिली ट्रेन से उतर जाती है और सामने की तरफ चलने लगती है। बट यहाँ पे प्रीति थोड़ी सी धीरे चल रही थी और उसकी फैमिली उससे कुछ कदम आगे चल रही थी। यानी प्रीति शायद से थोड़ी थकी हुई थी या फिर वो आजू बाजू ऐसे देख के चल रही थी, क्योंकि नया नया शहर था तो नॉर्मली आजू बाजू लोग देखते हैं। बट अचानक से प्रीति ये नोटिस करती है कि उसकी फैमिली आगे चली गई और मैं तो पीछे रह गई। और जब जैसे ही प्रीति ने अपने स्पीड बढ़ाने का सोचा, तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। प्रीति जैसे ही पीछे मुड़ के कुछ समझ पाती, उतने में वही सस्पिशियस आदमी उसके चेहरे पे कुछ लिक्विड जैसा फेंक देता है। प्रीति को अचानक से जलन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा चेहरा जल रहा है। प्रीति चिल्ला के गिर जाती है और अचानक से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ के लोग जल्दी से समझ जाते हैं कि ये एसिड है, क्योंकि प्रीति के आसपास जितने भी लोग थे उन सबके ऊपर भी एसिड के कुछ बूंदे गिरी थी और जिसने ये फेंका वो वहाँ से भागते हुए जा रहा था। तभी 2-3 लोग उसका पीछा करते हैं और उसका चेहरा तो पहले से ही ढका हुआ था, तो वो आदमी सबको चकमा देके वहां से बच के निकल जाता है। और इधर प्रीति की हालत बहुत खराब थी। वो अपना आंखें नहीं खोल पा रही थी, पूरा चेहरा जला हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ के लोग प्रीति को उठा के रेलवे मास्टर की तरफ लेके जाते हैं एंड देन वहाँ से पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में प्रीति को एडमिट कराया जाता है। एंड ये सब ना काफ़ी जल्दी हो गया था। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, मतलब कैसे कोई समझेगा, मतलब इतने लोगों के भीड़ में कुछ ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। ये बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी और पुलिस ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे पुलिस के ऊपर लोगों से दबाव बढ़ रहा था कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जाए। पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर किसने और क्यों प्रीति के साथ ऐसा काम किया, क्योंकि प्रीति एक ऐसी लड़की थी जो किसी का बुरा नहीं सोचती थी और ना ही उसने किसी का बुरा किया है। तो अगर ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो कोई बता नहीं पाता कि किसने और क्यों किया। पुलिस उन सबसे पूछताछ करती है जिन्होंने ये क्राइम विटनेस किया था।
क्योंकि जब एसिड थ्रो किया गया था वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने उस भागते हुए आदमी को देखा था, बट उसने अपना मुंह छुपा के रखा था, जिसके वजह से कोई अच्छे से नहीं बता पा रहा था। और जो रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज था उसमें भी वो आदमी दिखा था, बट वो इतना क्लियर नहीं था। अब 2013 में सीसीटीवी कैमरास की क्वालिटी जो है वो बहुत बेकार थी, तो उसमें अच्छे से नहीं दिख रहा था। बट मैंने जो विटनेसेस कहा था उन सब के बोलने पर एक स्केच बनाया था उसका। और दूसरी तरफ प्रीति हॉस्पिटल में कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका वोकल कोर्स जो है वो डैमेज हो चुका था कम्प्लीटली, और डॉक्टर्स ने कहा था कि उसने एसिड को निगल लिया है, तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। बट प्रीति बहुत कुछ बोलना चाहती थी, उसके मन में भी काफ़ी सवाल थे कि आखिर क्यों, उसने क्या किया है, उसकी क्या गलती है जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। प्रीति बोल नहीं पा रही थी, पर फिर भी वो हार भी नहीं मान रही थी। वो डॉक्टर से पेन मांग के लिखती ज़रूर थी। तो प्रीति ने वहाँ पे 3 लोगों का नाम लिया, पवन, अंकुर और सत्यम। इन तीनों में से कोई एक प्रीति के इस हालत का जिम्मेदार ज़रूर है। और पवन नाम के लड़के ने प्रीति के बहन को कॉल करके भी पूछा था कि प्रीति कैसी है, और प्रीति के बहन ने ये सबको बता दिया था कि पवन ने कॉल करके पूछा था। तो यहाँ पे पुलिस को ये लगा कि पवन ने एसिड फेंकने के बाद प्रीति मरी है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए उसके बहन को कॉल करके प्रीति कैसी है पूछा। पुलिस पवन को ढूंढते हुए गई और 9 मई को उन्होंने पवन को अरेस्ट कर लिया। और इधर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन खराब होते ही जा रही थी। उसे कई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और काफ़ी सारे स्पेशल डॉक्टर्स भी आए थे। पूरा देश उसके रिकवरी का वेट कर रही थी। एसिड अटैक को हो चुके 1 महीना हो चुका था। 1 जून 2013 को प्रीति की धड़कनें रुक जाती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के कारण उसकी डेथ हो जाती है। इधर पवन ने ही एसिड अटैक किया था, इसका कोई एविडेंस नहीं था। बाद में प्रीति के बॉडी को लेके एक रैली भी निकली थी, तो एविडेंस ना होने की वजह से पवन को जेल से बाहर निकाल दिया गया और इस केस का इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के हाथ में सौंप दिया गया। सीआईडी ने सबसे पहले प्रीति के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली से स्टेटमेंट लिया। तो यहाँ पे प्रीति के एक फ्रेंड ने अंकुर के बारे में बताया। उसने कहा कि अंकुर प्रीति को पसंद करता था और उसने प्रपोज भी किया था, बट प्रीति ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अंकुर प्रीति से गुस्सा था। और अब पुलिस अंकुर के तलाश में पड़ गई और पता चला कि अंकुर प्रीति के पड़ोस में ही रहता था। मतलब उनकी फैमिली जो है एक दूसरे के साथ फ्रेंड थी, टिपिकल नेबर की तरह। तो यहाँ पे टीम ने एक चीज़ नोटिस की, अंकुर का हाथ, उस पे एसिड के निशान थे। बाद में अंकुर का फ़ोन को भी ट्रैक किया गया, जिससे पता चला कि वो फ़ोन बांद्रा में एक्टिव था। अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि अंकुर ने ही एसिड फेंका था प्रीति के ऊपर। अंकुर पनवार ने कहा कि उसने प्रीति को प्रपोज किया था शादी के लिए, बट प्रीति ने बिल्कुल मना कर दिया था। और इतना ही नहीं, अंकुर प्रीति से काफ़ी चलता था, क्योंकि प्रीति की नई नई जॉब लगी थी और अंकुर यहाँ पे बेरोज़गार बैठा हुआ है। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और काफ़ी पैसे लगाए थे अपने एजुकेशन पर फिर भी वो अभी अनएम्प्लॉयड है और प्रीति को जॉब मिल रही है। ये चीज़ वो देख नहीं सकता था। अब अंकुर की माँ, उनका हमेशा आना जाना रहता था प्रीति के घर में, एंड उन्हें पता था कि प्रीति की अच्छी जॉब लगी है, तो वो घर पे आके अंकुर को ऐसा ताना मार रहे थे कि उसकी जॉब लगी है, तुम्हारी नहीं। तो इन सब चीज़ों से अंकुर प्रीति से काफ़ी चल रहा था, क्योंकि प्रीति सक्सेसफुल हो रही थी और ये नहीं हो रहा था। अंकुर ने कहा कि वो ट्रेन के अंदर ही प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने वाला था, बट वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसका ये प्लान काम नहीं आया। अंकुर ने किसी दुकानदार से कोई कार बिजनेस का बहाना देके एसिड खरीदा था। उसने कहा था कि मैं बहुत एसिड लूँगा, बट अभी मुझे सिर्फ सैंपल चाहिए, तो इसी वजह से उसको एसिड मिला था। अंकुर के खिलाफ यहाँ पे फिर भी एविडेंसेस काफ़ी नहीं थे और उसका बिहेवियर आप लोग फ़ोटो में देख ही सकते हो। वो हंस रहा था, उससे थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं था, थोड़ा सा भी रिमोर्स नहीं था। उसे इस बात का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था कि उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाद में ट्रायल कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी की सज़ा सुना दिया और ये पहला केस था जहाँ पे एसिड अटैक में डेथ पेनल्टी मिल रही हो। अंकुर को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो उस कोर्ट में हंसी रहा था। और एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि अंकुर ने प्रीति के भाई पर भी हाथ उठाया था वहाँ पे कोर्ट में। कुछ साल बाद अंकुर ने अपने ऊपर लगी हुई डेथ पेनल्टी के ऊपर हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट ने उसके डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी जहाँ पे फांसी होना चाहिए था वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा सुना दी।
इंडिया में काफ़ी सारे एसिड अटैक्स होते हैं जहाँ पे विक्टिम्स ज़्यादातर लड़कियां ही होती है। तो इस केस के बाद एसिड के रूल्स में कुछ चेंजेस आए थे, जैसे 18 से कम एज वाले बाई नहीं कर सकते, और जो भी बाई करेगा उसे पुलिस को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब पुलिस से भी बात करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे औरतें अभी भी हैं जो पास्ट में एसिड अटैक से सफ़र कर चुके हैं, उन सब के लिए एक सलाम है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आई होप कि वो सब अभी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो इस केस के लिए इतना ही था एंड स्टे सेफ, बाय बाय।